देखिए बच्चों, ये जो वीडियो हमारा चल रहा है दैट इज़ इन कंटिन्यूशन विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मेन चैप्टर की हेडिंग थी इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि दोनों चीज़ों में क्या अंतर है। इसके लिए हमने जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे दैट आर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, फोकस ऑफ स्टडी, बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मेथड ऑफ स्टडी, assumptions ऑफ द सब्जेक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। इन सब पॉइंट्स के अंतर्गत हमने डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको अपने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद जो से नेक्स्ट पार्ट था दैट इज़ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत हम किन किन आस्पेक्ट को कवर करते हैं या किन किन आस्पेक्ट की स्टडी इस विषय के अंतर्गत की जाती है। इसमें हमने आपको बताया था थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी and theory of general price level, theory of economic growth, theory of international trade. That means this is the subject matter of macroeconomics that has already been discussed in my previous video. After that हमने आपके साथ डिस्कस किया था मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ इन एन इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से मेजर इश्यूज़ हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। दे आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल्स जिसमें रिसेशन, बूम, इन सब विषय पे, इन सब साइकिल्स पे हमने आपको डिस्कस किया था। बजटरी डेफिसिट, सरकार का जो बजटरी डेफिसिट होता है, डेफिसिट बजट होते हैं, फिशल पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स टारगेट एंड इंस्ट्रूमेंट। व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक्स टारगेट एंड इंस्ट्रूमेंट, ये भी हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो नेक्स्ट आस्पेक्ट इस समय हम आपको बताने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या समष्टि अर्थशास्त्र की क्या सीमा है। सीमा मीन्स किसी भी चीज़ की एक सीमा निर्धारित करी जाती है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या इश्यूज़, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या आस्पेक्ट को डिस्कस किया जाएगा, या कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो इस सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत आएंगे और कौन कौन से बियॉन्ड दैट लिमिट है, उस लिमिट के बाहर हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिट क्या है, इसको डिस्कस करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने पेश बताएंगे आपको, जिसमें पहला है द पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन। द पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन, FALLACY। इसका तात्पर्य ये है कि कभी कभी कोई जो चीज़ें या जो डिसीज़न या जो आस्पेक्ट इंडिविजुअल आस्पेक्ट से हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही इंडिविजुअल आस्पेक्ट एज अ नेशनल इकोनॉमी हमारे लिए भी फेवरेबल हो या सेम रिज़ल्ट हमारे सामने लाए। अब देखिए, इसके लिए एक उदाहरण से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे सेविंग जो है एक इंडिविजुअल पार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। व्यक्ति कब बचा पाएगा अपने धन को, जब उसका कंजम्पशन पार्ट पूरा हो जाएगा, या अपने कंजम्पशन में से कुछ हिस्सा कट करके वो सेविंग जनरेट करता है अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। दैट मीन्स इसके देखिए क्या आस्पेक्ट हैं कि व्यक्ति कंजम्पशन के साथ साथ सेविंग कर रहा है या कंजम्पशन को कट करके सेविंग कर रहा है। तो जब हमारा इकोनॉमी में, जब व्यक्ति जो एक इंडिविजुअल है
सेविंग करता है इंडिविजुअल जो सारे व्यक्ति मिलके अपनी इनकम का अधिकांश भाग सपोज कर लीजिए सेव करने लगते हैं या जितना पहले करते थे उससे ज़्यादा करने लगते हैं, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। अब जब सेविंग ज़्यादा हो जाएगी दैट मीन्स कंजम्पशन का पार्ट उन लोगों ने कम कर दिया, या जितना पोर्शन अपनी आय का या जितना प्रतिशत अपनी आय का पहले करते थे अब उतना प्रतिशत वो लोग नहीं कर रहे हैं। जब कंजम्पशन का कम हो जाएगा उनके पार्ट से, जब कंजम्पशन कम हो जाएगा दैट मीन्स इकोनॉमी एज अ होल टोटल कंजम्पशन कम हो रहा है। अब जब कंजम्पशन कम हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि मार्केट में डिमांड कम हो रही है, क्योंकि व्यक्ति कंजम्पशन कर नहीं रहा है, कंजम्पशन से ही डिमांड क्रिएट हो रही है। अब जब डिमांड कम हो रही है दैट मीन्स लोग अपनी इनकम को कंजम्पशन में कम खर्च कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड जो है फॉल कर रही है। अब जब डिमांड फॉल कर रही है मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश की राष्ट्रीय आय पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डिमांड एक ऐसा एस्पेक्ट है जो ओवरऑल इकोनॉमी में एक डायनामिज्म के साथ अपने आप को प्रस्तुत करता है। सारी हमारी अर्थव्यवस्था जो है डिमांड के इर्द गिर्द घूमती है। यदि हमारी डिमांड कम हो जाए कोई भी अर्थव्यवस्था में तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाएगी, अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल आ जाएगा, या हमारी नेशनल इकोनॉमी या नेशनल इनकम जो होगी वो कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, इंडिविजुअल पार्ट से तो इनकम करना उसके लिए फेवरेबल है कि वो व्यक्ति अपनी इनकम को सेफ साइड के लिए अपने भविष्य के लिए बचा के रख रहा है, लेकिन एज अ इकोनॉमी उसका ये सेविंग करना राष्ट्रीय स्तर पर फेवरेबल नहीं है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट विल रिजल्ट इन टू फॉल एंड नॉट राइज इन नेशनल सेविंग। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा है, ये टेंडेंसी या ये विचारधारा प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने ये कहा है, द पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन, जो हेडिंग है आपकी, द पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन, the tendency of excessive generalization on the part of macroeconomics to apply individual experience to the economy as a whole is not proper। एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को या एक इंडिविजुअल के एग्रीगेट को या एक इंडिविजुअल के जो वर्किंग स्टाइल है या उसकी जो डिसीजंस हैं उनको एज अ इकोनॉमी अप्लाई करना कभी कभी फेवरेबल या सही नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हेट्राजीनियस यूनिट। होमोजीनियस यूनिट्स होती हैं एंड हेट्राजीनियस यूनिट्स होती हैं। स्टडी ऑफ एग्रीगेट एम्ब्रेसेस इन इट्स फोर various heterogeneous units. These units are measured in different ways। ये जो units होती हैं इनको हम अलग अलग तरीके से measure करते हैं। It is not possible to express these units in uniform number or homogeneous measures। इनको homogeneous तरीके से प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रोफेसर बाल्डिंग, ये भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर बाल्डिंग, BOULDING। देखिए ये क्या कहते हैं, इनका ये कहना है कि सपोज़ कर लीजिए हमने 6 एप्पल्स प्लस 7 एप्पल्स, 6 एप्पल्स प्लस 7 एप्पल दैट इज़ इक्वल टू 13 एप्पल। जब हम ये इस चीज़ को जोड़ते हैं इट इज़ अ मीनिंगफुल एग्रीगेट। जो हमारा टोटल आया दैट इज़ 13 एप्पल, इसका कोई मतलब है हमारे लिए। फिर 6 एप्पल्स प्लस 7 ऑरेंजेस, इसमें देखिए दोनों फ्रूट्स अलग अलग तरीके के हो गए हैं, 6 एप्पल्स हैं और 7 ऑरेंजेस हैं। दैट मीन्स 13 फ्रूट्स हैं, नॉट एप्पल्स, सेम चीज़ नहीं है, लेकिन फ्रूट्स के रूप में अगर हम इसको टोटल करें दैट मीन्स 13 फ्रूट्स हैं। इट इज़ ऑल्सो अ मीनिंगफुल एग्रीगेट।
ये भी कुछ हद तक एक मीनिंगफुल एग्रीगेट है। इसमें वो फल की गणना कर रहा है, ना कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फल, जैसा कि पहले में आपने एप्पल की गणना करी थी। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, 6 apples plus 7 houses. 6 apples that is fruits and 7 houses मतलब 7 घर। इनको यदि आप टोटल करें, एक तो आप करने का कोई औचित्य नहीं है, कर सकते नहीं है, दैट मीन्स इनका टोटल जो होगा ये एक मीनिंगलेस एग्रीगेट होगा। इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो इसलिए ये जो हमारा अबव इलस्ट्रेशन जो हमने उदाहरण आपको दिया या आपके सामने प्रस्तुत किया है, इससे ये बात प्रूफ होती है दैट एग्रीगेशन ऑफ हेटेरोजेनियस यूनिट is often ambiguous, ambiguous. We may use money as a common denominator for the heterogeneous units, but money value is not a true measure of their value in use. But money value is not a true measure of their value in use. जब हम heterogeneous units को ऐड करते हैं तो कभी कभी इनका जो यूज़ हम कर रहे हैं या जो इनका टोटल आ रहा है वो वैल्यू इन यूज़ के दृष्टिकोण से उचित नहीं हो सकता है। जैसे आपने देखा कि पहले उदाहरण में somehow यूजफुल, सेकेंड उदाहरण में भी उसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन थर्ड उदाहरण में जहाँ पर कि यूनिट्स अलग अलग हो गई हैं, एप्पल और हाउस, इट हैज़ नो मीनिंग, मीनिंगलेस एग्रीगेट। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट, द कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीगेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। द कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट is more important than the aggregate itself. केवल योग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस योग का कंपोजिशन या उस योग का स्ट्रक्चर। केवल लास्ट रिजल्ट को देख के हम किसी भी चीज़ के फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचना हमें चाहिए। देखिए क्यों। मैक्रो इकोनॉमिक्स studies aggregate, but as a matter of fact it is the composition or the structure of the aggregate which influence a system more than the aggregate itself. Supposing, आप मान लीजिए, इसको भी हम एक उदाहरण से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्राइस लेवल जो है किसी भी 2 साल की आप गणना कर लीजिए, सपोज 1990 और 1991 रिमेन कांस्टेंट। जो टोटल प्राइस लेवल हमारी इकोनॉमी का है इन 2 सालों में कांस्टेंट रहा। इट डज नॉट इम्प्लाई दैट नो चेंज इन प्राइस टुक प्लेस इन 1991। यदि 2 सालों का प्राइस लेवल एक सा है तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि इन 2 सालों में प्राइस लेवल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये संभव हो सकता है कि किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ा हो और दूसरी चीज़ का प्राइस घटा हो, और दोनों का एवरेज निकालने से, दोनों का एग्रीगेट निकालने से हमारा प्राइस लेवल जो है वो सेम, या जो हमारा रिजल्ट है या जो हमारा एग्रीगेट है दैट रिमेन्स द सेम, कीपिंग द जनरल प्राइस लेवल कांस्टेंट, जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। दस, फॉर अ प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का उचित एनालिसिस करने के लिए स्टडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीगेट इज एज मच एसेंशियल एज द एग्रीगेट इटसेल्फ। जितना कि योग का अध्ययन करना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इस योग कैसे आया है उसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस of the parameter is also equally important
इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब हम 90 का प्राइस भी अलग से देखेंगे और 91 का प्राइस भी अलग देखेंगे, और इसमें जितनी भी चीज़ें शामिल की गई हैं गुड्स, उनके प्राइस की टेंडेंसी भी अलग से एनालाइज करेंगी कि किसका प्राइस लेवल बढ़ रहा है और किसका प्राइस लेवल घटा, और किस वजह से एग्रीगेट जो था सेम रहा और जिसकी वजह से कांस्टेंट प्राइस लेवल हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्स इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट। डाइवर्स इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट, ये भी एक लिमिटेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इट डज नॉट स्टडी डाइवर्स इफेक्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, तो जो हमारा एग्रीगेट होता है वो सारे सेक्टर्स को कैसे कवर करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो पैरामीटर डू नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमने पैरामीटर्स माने हैं, इन सब का कोई यूनिफॉर्म इफेक्ट तो पूरी इकोनॉमी में आता नहीं, सब का अलग अलग तरीके से अलग अलग परसेंटेज से अलग अलग अनुपात पे अपनी पूरी नेशनल इकोनॉमी पर इफेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण देखिए, राइज इन प्राइस लेवल बेनिफिट्स द ट्रेडर्स। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर्स को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, व्यापारियों को इससे लाभ होता है, क्योंकि उनको अपनी बढ़ी हुई कीमतों से लाभ की प्राप्ति होती है। एंड द इंडस्ट्रीज़, किस किस को लाभ होगा? ऑब्वियस सी बात है ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रीज़ को, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लाभ प्राप्त होता है प्राइस लेवल के बढ़ने से। लेकिन द वेज अर्नर, जो कि वेजेस या सैलरी जिनको मिल रही है, उनको प्राइसेस के बढ़ने से लाभ नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनको अपने कंजम्पशन के लिए बढ़ी हुई कीमतों को मार्केट में देना पड़ता है, जिससे उनकी पर कैप परचेजिंग, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। तो देखिए समाज का दोनों ही पक्ष हैं, कई पक्ष होते हैं, किसी को एक डिसीजन से फ़ायदा हो रहा है और किसी को उससे नुकसान हो रहा है। सच क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ ओनली फाइंड अ पासिंग रेफरेंस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते समय इन सब इश्यूज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, फोकसिंग ऑन एग्रीगेट एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स often eschews the significance of such micro parameters which may constitute a pivotal element of the subject matter। जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो हमें इसके विभिन्न पैरामीटर्स, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आदि बातों को, इसका एग्रीगेट का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसका क्या कंपोजिशन है, इन सब बातों का भी अध्ययन साइड बाय साइड देखना पड़ेगा। साथ ही यदि माइक्रो एस्पेक्ट्स इसमें लिए गए हैं तो वो माइक्रो एस्पेक्ट किस तरीके से अपने मैक्रो एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या इफेक्ट डाल रहे हैं, इसकी भी स्टडी साइमल्टेनियसली इसमें करना आवश्यक है। तो ये आपका मेन हेडिंग थी, जिसके अंतर्गत आपने किया था लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। नाउ द नेक्स्ट मेन हेडिंग इज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का में गवर्नमेंट का क्या रोल है? ये जितना भी अभी सब आपने पढ़ा है, फिशर पॉलिसी, डेफिट पॉलिसी, ऑब्वियस सी बात है ये सब पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है? द गवर्नमेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द इकोनॉमी। सारी इकोनॉमी या सारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है सरकार बनाती है। तो इन सारे वेरियस इशू जो शुरू से लेके आपने आखिर तक देखे हैं, इन सब का इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा और सरकार इन सब को ध्यान में रख के अपनी नेशनल इकोनॉमी, जिसमें बजटरी पॉलिसी, डेफिसिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सारी पॉलिसीज़
इसके अंतर्गत इफेक्टेड या इन्फ्लुएंस करती है। While consumer and producer make most decision in an economy, individually जो भी प्रोड्यूसर होगा और जो भी ये कंज्यूमर होगा वो अपनी एक्टिविटीज से डिसीजन लेता है। गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैव अ पावरफुल इफेक्ट ऑन द